Hello everyone. So in the last lecture, we have completed the subtopics zero order reaction, their integration law, half-life period for zero order and related graphs, and also seen the some of the zero order examples. And then have seen this pseudo first order reaction, what is mean, and end with explanation. Today we are continue with subtopic collision theory of biomolecular reaction. बेसिकली दिस थ्योरी टेल्स आपका जो बायोमोलिकुलर रिएक्शन होता है वो कैसा पॉसिबल होता है और कोई भी एक रिएक्शन दिया है उसके लिए प्रोसेस क्या है, व्हाट आर द स्टेप्स टू reactant so that gets converted into products. So ये बोर्ड का क्वेश्चन था 2019 का for 3 marks. Okay, so there are 4 steps. First step is collision between reactant molecules. ओके, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए अपने रिएक्टेंट्स के बीच रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच कोलिजन होना चाहिए. ओके, जब तक कोलिजन नहीं होगा तब तक ओल्ड बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, न्यू बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा. ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस अकर एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन्स बिटवीन द रिएक्टेंट स्पेसीज. द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ कोलिजन. For the gas phase reactions, number of collision is far more and typically many powers of 10 compared to the observed rate. Because gas phase reaction मतलब molecules are already free, so वहाँ पे collisions क्या होगा, ज़्यादा होगा. ठीक है, सो आप एग्जाम में इस टॉपिक में केवल ये आप स्टार्टिंग का एक लाइन लिखिए, केमिकल रिएक्शंस अकर एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर स्पेसीज. ये लिखना है तो ये भी लिख दीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ कोलिजन. नेक्स्ट, एक्टिवेशन एनर्जी. अभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो उसके लिए उनके पास कुछ एनर्जी होना चाहिए. ठीक है, फॉर द रिएक्शन टू अकर कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट पजेस मिनिमम काइनेटिक एनर्जी. और ये मिनिमम काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी. सो व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी पजेस बाय reactant molecules so that they can convert into products. The reaction would occur only if colliding molecules possess kinetic energy equal to activation energy or more than it. Okay, so if reacting molecules के पास activation energy के इक्वल काइनेटिक एनर्जी हो या उससे ज्यादा हो तभी वो प्रोडक्ट्स में क्या हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं. नेक्स्ट क्या है पॉइंट, ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल. ओके, व्हाट इज ओरिएंटेशन, पहले एग्जांपल हम लोग देख लेते. सो आपका एग्जांपल दिया है यहाँ पे, रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी सी है. ठीक है, रिएक्टेंट ए एक सिंपल मॉलिक्यूल है. सिंपल मॉलिक्यूल मींस एक ही एटम वाला मॉलिक्यूल है. और रिएक्टेंट बी सी क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. और दिस इज अ मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन टू डिफरेंट टू और मोर देन टू डिफरेंट एटम्स. सो ए और सी बी आपका क्या है, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है रिएक्शन में, ए गेट्स अटैच विद बी, A gets attached with B and forming AB plus C as product. ठीक है, तो अभी ओरिएंटेशन क्या बोलता है, यहाँ पे फर्स्ट केस एक्सप्लेन किया है. सो इफ B को A के साथ अटैच होना है तो A शुड कोलाइड विद B. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस A इज कोलाइडिंग विद C. ओके, बट प्रोडक्ट जो पॉसिबल है वो क्या है, ए बी प्लस सी. तो जब ए को बी के साथ बॉन्ड बनाना है तो ये ए शुड कोलाइड ऑन द साइड ऑफ बी, नॉट ऑन द साइड ऑफ सी. ओके, सो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हो गया. बिकॉज बॉन्ड जो प्रोडक्ट बनने वाला है ए का बी के साथ, तो ये बी का ए शुड कोलाइड ऑन द साइड ऑफ बी, ए बी के साइड से कोलाइड होना चाहिए. ठीक है, बिकॉज ये इसको बी के साथ नया बॉन्ड बनाना है, सी के साथ नहीं. बट यहाँ पे ट्राई कर रहा है वो सी के साथ कोलिजन का, बट रिजल्ट क्या होगा, कुछ भी नहीं बनेगा. ओके, सो यू कैन अगेन सी, कुछ भी कोलिजन कोलिजन होगा बट नो रिजल्ट होगा, आपको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सेम टू सेम वैसे ही दिखेंगे. सो नो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स वुड कोलाइड एंड सेपरेट owing to improper orientation of CP. सेकेंड केस में क्या है, सेकेंड केस में जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे आपको रिक्वायर एक
ए किसके साथ बना रहा है, बी के साथ बॉन्डिंग, तो कोलाइड कोलिजन ए का केवल बी के साइड से ही होना चाहिए। सो अभी यहाँ पे कोलिजन होगा, ए और बी के बीच बॉन्ड बनेगा और बी और सी के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो ये क्या था आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन का। सो जिस एटम के साथ बॉन्ड बनाना है उस साइड से ही कोलिजन होना चाहिए, ये आपका ओरिएंटेशन बोलता है। ओके, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी बेवजह वेस्ट नहीं होगी, राइट, जो कि इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। सो ये पॉइंट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया एज एक्टिवेशन एनर्जी। सो ये आपका रिएक्शन था, ए प्लस सी वी गिव्स ए बी प्लस सी। व्हाट इज रिटन हियर, ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ रिएक्शन, तो जब कोलिजन होगा ए का बी के साथ, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है ए प्लस बी सी, विल यहाँ पे ए और बी के बीच बॉन्ड फॉर्म होगा, और ए और बी के बीच बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बी एस सी और सी के बीच बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। सो दिस स्टेप इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट, और इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ओके, और ध्यान में रखो केमिस्ट्री में बॉन्ड ब्रेक और बॉन्ड फॉर्म जब होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ओके, और जब बॉन्ड ब्रेक होता, बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो एनर्जी में भी रिलीज हो सकती है, में भी एनर्जी कंज्यूम हो सकती है, बट बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको हमेशा एनर्जी रिक्वायरमेंट रहेगा। ठीक है, सो इस स्टेप में यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ए बी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और बी सी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, और ये स्टेप और ये प्रोसेस जो है रिएक्शन में सबसे हाई एनर्जेटिक स्टेप होगी, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट मतलब हाईली एनर्जेटिक, हाईली अनस्टेबल स्टेट। केमिस्ट्री में एक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी ज्यादा रहेगा तो वो अनस्टेबल है। ओके, स्टेबल वही है जिसके पास लो एनर्जी है। ठीक है, सो यहाँ पे इसको इसको हम लोग वैसे दिखा जाए तो स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एट रिजल्ट क्या होगा, ए बी बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, बी सी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सो आपको ए बी प्लस सी एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, सो ये स्टेज आने के लिए आपको एनर्जी लगेगा, जो कि क्या है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। टू अटेन द कॉन्फ़िगरेशन ए बी सी, एटम्स नीड टू गेन एनर्जी विच कम्स फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, द एनर्जी बैरियर बिटवीन रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ये आप डायग्राम में दे सकते हो। आपका रिएक्टेंट यहाँ पे है, रिएक्टेंट का एनर्जी स्टेप पे है, एनर्जी गेन किया और एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड किया, देन रिएक्टेंट का एनर्जी इंक्रीज हो गया, ये स्टेप आया। ये आपका स्टेप क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वाला ए टू बी वाला स्टेप, इसको ट्रांजिशन स्टेप भी बोलते हैं। ठीक है, एनर्जी गेन करने की वजह जैसे ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट का एनर्जी इसका एनर्जी डिक्रीज होके, ये स्टेप क्या है आपका प्रोडक्ट फॉर्मिंग स्टेज। ठीक है, ये प्रोडक्ट फॉर्मिंग स्टेट का एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, बट फ्रॉम दिस गिवन डायग्राम प्रोडक्ट्स का एनर्जी क्या है, लो है कंपेयर टू रिएक्टेंट्स। इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट्स। सो यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक बैरियर है, जो क्या है आपका एनर्जी बैरियर है, जो क्या है इक्वल टू आपका एक्टिवेशन एनर्जी। So the energy barrier between reactant and products are shown in the figure. The reactant molecules need to climb up and overcome this before they convert it into products. Higher the barrier is called, the height of barrier is called activation energy. ये आपका activation energy है to form reactants energy to this activated complex energy. यहाँ पे जो आपका स्टेज रहेगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वाला रहेगा, जो कि हमने अभी इधर देखा ऊपर, ये वाला स्टेज रहेगा। ठीक है, देन आपका ये प्रोडक्ट ए बी प्लस सी। ठीक है, द रिएक्टेंट molecules transfer to products only if they possess energy equal to or greater than such activation energy। ठीक है, और यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है, फ्रैक्शन ऑफ molecules those possess energy greater than E A given by formula minus E raised to minus E A by RT। सिर्फ फॉर्मूला ध्यान में रखो, आपको ये MCQ के लिए लग सकता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट ओनली अ फ्यू कोलिजन्स लीड टू प्रोडक्ट।
The number of successful collisions are further reduced by the orientation requirement already discussed. ओके, बिकॉज ये ओरिएंटेशन जो हमने पढ़ा है हमेशा हर बार क्या सेम नहीं होगा, प्रॉपर ही नहीं होगा, मोस्ट ऑफ तो इम्प्रॉपर होते हैं। ठीक है, अभी तो ये हमने केवल दो एटम वाला यहाँ पे मॉलिक्यूल कंसिडर किया था, मॉलिक्यूल हैविंग अ लार्ज एटम्स, वहाँ पे तो ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन के कंडीशन बढ़ जाते हैं। सो ये आपका 3 मार्क्स का टॉपिक है, इसमें आप ये चारों स्टेप शॉर्ट शॉर्ट में लिखोगे। कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, कोलिजन रिक्वायरमेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी की चाहिए रिएक्टेंट प्रोग्रेस होने के लिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, प्लस एनर्जी बैरियर। ठीक है, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी बैरियर है। ओके, देन फॉर ए डू यू नो फॉर ए गैसियस रिएक्टेंट एक टेम्परेचर और ये वैल्यू दिया है, तो हमने अभी फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स का फॉर्मूला देखा, फंक्शन इक्वल टू माइनस ये बैट पुट करने के बाद कितना कोलिजन सक्सेसफुल होता है, 7 इंटू 10⁻14, और only 7 collisions in 10⁻14 collisions are sufficiently energetic to lead the reaction. ठीक है, remember all collisions of reactant molecules do not lead to a chemical reaction. The colliding molecules need to possess certain energy which is greater than equal to or greater than activation energy and proper orientation. एनर्जी रहेगा, एक्टिवेशन एनर्जी, बट प्रॉपर ओरिएंटेशन ही नहीं रहेगा, देन रिएक्शन प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये एक थियोरेटिकल कंसेप्ट था कोलिजन थियरी। नेक्स्ट आपका है, ऑलरेडी बोला, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ता है। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट रेट्स ऑफ मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजुअली इंक्रीज विद टेम्परेचर। एग्जांपल दिया एवरीडे लाइफ में, फ्यूल्स, oil, coal are inert at room temperature but burn rapidly at higher temperatures. Many foods spoil rapidly at room temperature but freeze में रखा तो they last longer in freeze. Okay, because freeze में temperature low होता है तो food easily spoil नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंस के लिए आयरेनियस साइंटिस्ट ने फॉर्मूला दिया जो एक्चुअली शो करता है हाउ रेट ऑफ रिएक्शन वेरीज विद टेम्परेचर। फॉर्मूला क्या है, K इक्वल टू कैपिटल ए ई रेस टू माइनस ई ए बाई आर टी। यहाँ पे ए क्या है, इज अ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एक कांस्टेंट है। ये तो एक्टिवेशन एनर्जी है। आर क्या है, आपका मोलर गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू पता होगा आपको 8.314, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। कैपिटल टी क्या है, आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन, और इसको आप बोल सकते हो एब्सोल्यूट टेम्परेचर। So the pre-exponential factor and rate constant have same unit in case of first order reaction. Beside A is found, ये भी ध्यान में रखो आप। ठीक है, सो ये अरेनियस इक्वेशन है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको आप दोनों साइड आप लॉग अप्लाई करोगे तो लॉगरिथमिक फॉर्म क्या आएगा, ये नेचुरल लॉग फॉर्म है। ठीक है, अभी नेचुरल लॉग को आप लॉग टू द बेस 10 और अलजेब्राइक लॉग में कन्वर्ट करने के लिए इसको आप 2.303 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ये साइड और ये साइड। ठीक है, फिर 2.30 से डिवाइड कर दोगे, इसके नीचे क्या आ जाएगा, 2.303। ठीक है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, y लिया, ये आपका क्या हो गया, ये फैक्टर पूरा स्लोप हो गया, 1/t x हो गया, और ये क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया, और y इंटरसेप्ट। ठीक है, ये ग्राफ है। सो यहाँ पे स्लोप क्या है, निगेटिव है। निगेटिव स्लोप कभी भी ध्यान में रखो, आपका निगेटिव स्लोप रहता है तो ग्राफ ऐसा ड्रॉ करते हैं, पॉजिटिव स्लोप रहेगा तो ग्राफ ऐसा। ओके, इफ इंटरसेप्ट भी है, यदि पॉजिटिव स्लोप है पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव स्लोप है तो आपका ये लॉग के ऑन y एक्सिस, 1/t क्या है आपका ऑन x एक्सिस,
आपका पॉजिटिव स्लोप क्या है, ये आपका ये पॉइंट जो है बेसिकली क्या है, 0, लॉग ऑफ ए। ठीक है, बेस आपका 10 बोलना है तो बोलो आप। ठीक है, ये आपका पॉइंट है, और आप डायरेक्टली आप ऐसा भी शो कर सकते हो। ये जो फैक्टर है आपका, ये क्या है आपका, log of a to the base 10 with negative slope. Okay, slope of line is minus a upon 2.303 r and y intercept log of a. ठीक है, ये ग्राफ है, आता है एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, what is Arrhenius equation? Okay, and draw a graph for log of k versus 1 by t temperature. सो Arrhenius इक्वेशन हमें क्या बताता है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक डेरिवेशन है फॉर 2 मार्क्स। अभी यहाँ पे ये टेम्परेचर टी के लिए इक्वेशन लिखा था। अब समझो हमारे पास दो डिफरेंट टेम्परेचर है। ठीक है, अरेनियस कौन, ये जो अरेनियस का एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट जो है ये सेम रहेगा। कंसिडर टू टेम्परेचर T1 T2, तो आपका रेट कांस्टेंट भी डिफरेंट रहेगा। T1 पे K1 रहेगा, T2 पे 2 रहेगा, T2 पे क्या रहेगा, T K2 रहेगा। ठीक है, सो यूजिंग दिस इक्वेशन हमने दो इक्वेशन निकला है यहाँ पे, K1, ओके, log ऑफ K1 इक्वल टू log ऑफ ए, सिर्फ रीअरेंज किया इक्वेशन को, माइनस ए अपॉन 2.303 आर T1, log ऑफ K2 log ऑफ ए माइनस ए अपॉन 2.303 आर T2। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट किया, 2 मार्क्स का डेरिवेशन आता है। ठीक है, ये इक्वेशन हमने कहाँ से लिखा, यूजिंग यहाँ ये इक्वेशन से। ठीक है, तो इसको आपने सब्ट्रैक्ट किया 6.21 6.22 को, आपका ये कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे ये लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए बाई बी। ठीक है, ये आपने अरेंज किया, देन आपको फाइनल इक्वेशन क्या मिल गया, ये इक्वेशन आप ध्यान में रखिए, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए लगेगा। इसमें क्या है, आपका T2, दो टेम्परेचर्स पे दो रेट कांस्टेंट है, जैसा कि ऑलरेडी बोला, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ता है, क्योंकि रेट कांस्टेंट बढ़ता है। ठीक है, तो T2 यहाँ पे आपका हायर टेम्परेचर है, T1 आपका लोअर टेम्परेचर है, बट ये सब टेम्परेचर किस में है, मोर इम्पोर्टेंट केल्विन में है। आपको प्रॉब्लम में डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा तो केल्विन में कन्वर्ट करना। ठीक है, T1 is your lower temperature, T2 is your higher temperature and K1 K2 corresponding rate constant। ये 2 मास के लिए आता है। ठीक है, इसमें ये प्रॉब्लम में मोस्टली यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट सब टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, सो यहाँ पे ग्राफिकल नेचर में आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन करता हूँ क्या बोलता है, एग्जाम में तो अभी आया नहीं है, बट आप अंडरस्टैंडिंग के लिए दे सकते हो। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। ये आपको फिजिक्स में भी मिलेगा, केमिस्ट्री में भी मिलेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी एंड स्टार्ट टू वाइब्रेट देयर पोजीशन। ठीक है, सो ये ग्राफ में क्या है बेसिकली, एक आपका टेम्परेचर T2 है और एक आपका टेम्परेचर क्या है, T1 है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 क्या है, ग्रेटर देन क्या है, टेम्परेचर T1। टेम्परेचर, अभी टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, ये जो यहाँ पे डार्क पार्ट बता रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रहा है। टेम्परेचर T2 ज़्यादा है, T1 के लिए जो डार्क पार्ट है वो कंपेयर टू फॉर टेम्परेचर T2 क्या है, कम है। सो व्हाट इट इंडिकेट्स, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा, कोलिजन मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो कोलिजन ज़्यादा होगा, कोलिजन ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट्स भी बनेगा। ठीक है, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होता है इन केस ऑफ व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, वेरएज टेम्परेचर लो है तो कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कम रहेगा मॉलिक्यूल के पास, तो कोलिजन भी कम होगा, कोलिजन कम होगा तो कम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल्स क्या रहेगा, सिस्टम का कम रहेगा। सो आप देख सकते हो T2 का टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसके लिए एरिया जो है वो ज़्यादा है, वेरएज T1 का टेम्परेचर लो है,
इसलिए उसका एरिया क्या है, कम दिखाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, हाँ यहाँ पे आप ये मत देखना ग्राफ में तो T1 टेम्परेचर ज़्यादा दिखाया गया, ये ग्राफ T1 का नहीं है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का है, ठीक है। सो ये लाइन यहाँ पे बुक में भी आपको कंक्लूड करके दिया गया है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ता है। ई इज गेट T2 टेम्परेचर ज़्यादा है कंपेयर टू T1, इसलिए ई इज लार्जर एट T2 देन T1, ठीक है। दिस इंडिकेट्स दैट अ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स possesses एनर्जी लार्जर देन ई इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होता है, possessing एनर्जी ग्रेटर देन ई ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ता है मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। ये थियोरेटिकल टॉपिक था। सो पर हमने क्या क्या कवर किया, कोलिजन थ्योरी कवर किया, देन टेम्परेचर डिपेंडेंस में अरेनियस इक्वेशन देखा, उसका एक ग्राफ देखा, ठीक है। ग्राफ में ऑलवेज रिमेंबर इक्वेशन, ग्राफ ड्रॉ करना y और x एक्सिस पे क्या है, बच्चे भूल जाते हैं, y पे 1/t ड्रॉ करते हैं, x एक्सिस पे log ऑफ k ड्रॉ करते हैं। एंड नेचर ऑफ ग्राफ, नेचर ऑफ ग्राफ में क्या लिखोगे, इट इज अ स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप माइनस e अपॉन 2.303 r एंड y इंटरसेप्ट log ऑफ a। फिर आपका ये दो टेम्परेचर दिया रहेगा T1 T2, T2 इज हायर टेम्परेचर, T1 लोअर टेम्परेचर, K2 K1 क्या है, करेस्पॉन्डिंग रेट कांस्टेंट है। तो फॉर्मूला क्या है आपका ये, ठीक है। log ऑफ K2 बाय K1 इक्वल टू, ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए, प्रॉब्लम में लगता है और इस पे डेरिवेशन भी आ गया, सो दैट कि ऐसा ऐसा प्रूव करो, ठीक है। सो इस टॉपिक पे प्रॉब्लम देखते हैं अरेनियस इक्वेशन पे। So what is given? Rate constant for a first order reaction are 0.6 second inverse at this temperature और 0.045 at this temperature। तो पूछ रहा है व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। आपको दो रेट कांस्टेंट दिया, दो टेम्परेचर दिया, कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, 313 केल्विन, तो 313 केल्विन क्या हो गया, T2 हो गया, और 0.6 सेकेंड इनवर्स क्या हो गया, K2 हो गया। T1 क्या हो गया, 293 केल्विन, और ये 0.045 क्या हो गया, K1 हो गया, ठीक है। जस्ट आप पुट करो, आपको R का वैल्यू पता रहेगा, क्या रहेगा, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये कांस्टेंट है, आप याद रखो, मोस्टली एग्जाम में दिया रहता है, बोर्ड एग्जाम में कांस्टेंट का वैल्यू स्टार्टिंग में पेपर में, बट फिर भी विदाउट एनी रिस्क आप याद रखो, ठीक है। सब वैल्यूज तो आपको पता है, जस्ट पुट करो एंड गेट द आंसर, ठीक है। आपको K2 K1 भी दिया है, T2 T1 भी दिया है, बस एक ही चीज ध्यान में रखो, T2 इज हायर टेम्परेचर एंड T1 इज लोअर टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ तो सॉल्व हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। सो डायरेक्टली था। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, a first order gaseous phase reaction have activation energy E दिया है 240 किलो जूल, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कैपिटल ए दिया है, व्हाट इज द रेट कांस्टेंट बोला है, टेम्परेचर 600 केल्विन। ये आपका फॉर्मूला है, k इक्वल टू ए ई रेस टू माइनस ए बाय आर टी। आपको k निकालना, a दिया है, e भी दिया है, t भी दिया है, r क्या है आपका 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। सो आप यहाँ पे भी आप सब वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपको क्या k निकालना था ना, तो इसने क्या, इसमें यहाँ पे क्या किया गया है, इसने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा, ठीक है, लॉग फॉर्म में लिखा, ठीक है। ये पार्ट सॉल्व किया उन्होंने, ये पार्ट सॉल्व किया, जो भी वैल्यूज पता था, फिर ये जो भी वैल्यू आया आपका log ऑफ a बाई के 20.89, ये log ऑन राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाता है, एंटी लॉग, सो a बाई के इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 20.89, ठीक है, जो कि यहाँ पे किया गया है। 20.89 मीन्स अभी आप इसका एंटी लॉग में क्या लेते हैं, पॉइंट के इस साइड का टर्म्स लेते हैं, 89, यहाँ पे आप क्या, 0 0, 89 का जीरो में, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगा आप रख दोगे, 20 है तो पावर क्या आएगा, 10⁻20, और यहाँ पे एक पॉइंट डाल दोगे। अदरवाइज आप क्या करते हो, ऐसा लिखते हो ना, 0.778 लिख दोगे, ठीक है,
इंटू आप एक इसमें ऐड कर देते हो इंटू 10⁻21। ठीक है, सो ए बाई के आ गया। ठीक है, ए का वैल्यू दिया है आपको, के का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is 900 minute at 820 Kelvin. Estimate its half life at 720 Kelvin if the activation energy is given। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला दिया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको एक हाफ लाइफ दिया है फॉर टेम्परेचर 820 केल्विन। ठीक है, तो ये हाफ लाइफ से आप उसका करेस्पॉन्डिंग रेट कांस्टेंट निकाल लो। फिर आपको पूछा 720 केल्विन पे हाफ लाइफ क्या होगा। तो पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है, आप ये फॉर्मूला यूज करके आपको 820 केल्विन का हाफ लाइफ दिया है, तो करेस्पॉन्डिंग इसमें पुट करके यहाँ इसका रेट कांस्टेंट निकाल लो, क्योंकि आपका 820 इज हायर टेम्परेचर है 720 से। सो 820 इज व्हाट, T2। सो जो भी यहाँ पे मिलेगा रेट कांस्टेंट इसके हाफ लाइफ से, वो क्या रहेगा आपका K2। आपको T1 दिया है 720 केल्विन, आपको क्या निकालना है, K1 निकालना है। ठीक है, आप K1 निकाल लोगे, फिर K1 को पुट कर दोगे इस फॉर्मूले में, तो आपका करेस्पॉन्डिंग टी हाफ मिल जाएगा फॉर दैट टेम्परेचर। समझा? तो आपने ये फॉर्मूला पहले यूज करके क्या फाइंड आउट किया, हाफ लाइफ के फॉर्मूले से आपको करेस्पॉन्डिंग K मिला फॉर टेम्परेचर T2। ठीक है, और आप ऐसा भी कर सकते हो, ये टी हाफ वन, ये K1 लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे K1 लिखना चाहिए, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, K2 लिखना चाहिए। सो टी हाफ वन अपॉन टी हाफ टू, K2 अपॉन K1, ये हमारे पास फॉर्मूला पता है। लॉग ऑफ K2 बाई K1 क्या होता है, सिर्फ K2 बाई K1 को रिप्लेस किया, टी हाफ वन अपॉन टी हाफ टू। आपको टी हाफ टू दिया हुआ है, ओके, आपको क्या निकालना है, टी हाफ वन। सो ये जो भी अब फॉर्मूला है इसको मॉडिफाइड किया इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ, बिकॉज आपका रेट कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाफ लाइफ, K2 बाई K1 दिया है, तो आपका उल्टा यहाँ पे हो जाएगा टी हाफ वन बाई टी हाफ टू। यहाँ पे आपको टी हाफ टू दिया है, टू मीन्स व्हाट, हायर टेम्परेचर। तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉब्लम में मैंने दिखाया हाफ लाइफ हायर टेम्परेचर के लिए दिया हुआ था। ठीक है, 820 केल्विन के लिए दिया था। सो पुट करो, आपको टी हाफ वन मिल जाएगा। ठीक है, समझा आपको ये प्रॉब्लम? आपके पास ये इक्वेशन फॉर्मूला पता है, K2 बाई K1 की जगह पे आपको क्या लिखना है, टी हाफ वन अपॉन टी हाफ टू, बिकॉज रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ रेसिप्रोकल होते हैं इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर में भी रेसिप्रोकल होता है। आपको टी हाफ टू दिया था, टी हाफ वन आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन में भी लॉग इक्वल टू, ये आपका पूरा कैलकुलेशन सॉल्व किया, 2.212 आया, ये लॉग ए साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। ठीक है, एंटी लॉग में पॉइंट किधर कर लेते हैं, 21 का 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो जीरो, 21 का 2 का जीरो में मेन डिफरेंस पे जीरो होता ही नहीं है। तो आपका जो वैल्यू आएगा आप लिखोगे एन टू, ये टू है, टू में आप वन ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 3, 10⁻3। आपको ये उसने सॉल्व किया है, टी आप 2 से मल्टीप्लाई करो, आपको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, सो इन शॉर्ट हमने ये भी कवर कर दिया टॉपिक। आपका केवल अभी एक टॉपिक रिमेनिंग है, कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने टेम्परेचर डिपेंडेंस सब कुछ पढ़ लिया, कोलिजन थ्योरी पढ़ा, आज अरेनियस इक्वेशन पढ़ा, उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, देन ए नेचुरल लॉग फॉर्म, देन ये आपका अलजेब्राइक लॉग फॉर्म। ठीक है, अलजेब्राइक लॉग फॉर्म से एक ग्राफ ड्रॉ दिखा हमने, फिर हमने डिटर्मिनेशन एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए एक फॉर्मूला देखा, दो डिफरेंट टेम्परेचर विथ टू डिफरेंट रेट कांस्टेंट।
ठीक है। रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेट कांस्टेंट भी चेंज होगा। इस फॉर्मूले में ध्यान रखना, T2 आपका हायर टेम्परेचर है, और सेकंड थिंग टेम्परेचर आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इन केल्विन है, नॉट डिग्री सेल्सियस। प्रॉब्लम में डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा तो केल्विन में चेंज करना। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बढ़ा, क्या पड़ा इसमें, आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पजेसिंग एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होता है। सो यहाँ पे T2 हायर टेम्परेचर था, तो इस टेम्परेचर के लिए ये जो एरिया इंडिकेट करता है नंबर ऑफ एक्टिवेशन मॉलिक्यूल्स, तो T2 के लिए ग्राफ ये ज़्यादा डार्क है ये पार्ट, ठीक है। वेयर T1 के लिए पार्ट स्मॉलर बिकॉज लोअर टेम्परेचर है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल possessing एनर्जी लार्जर देन ये इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर, ठीक है। फिर करस्पॉन्डिंग जो भी सब टॉपिक्स सॉल्व प्रॉब्लम थे वो हमने देखे, अनसॉल्व प्रॉब्लम हम लोग लास्ट में देखेंगे चैप्टर के, ठीक है। सो ये भी कवर किए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट देखेंगे और बुक के अनसॉल्व प्रॉब्लम्स और थ्योरी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।